हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन, यानी हम पढ़ने वाले हैं कराधान के सिद्धांत। तो आज की क्लास में हम कराधान के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात एक अच्छी कर प्रणाली में कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एक अच्छी कर प्रणाली को कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कराधान के सिद्धांतों से हमारा तात्पर्य क्या है? केवल उन विशेषताओं या गुणों से है जो एक अच्छी कर प्रणाली में होने चाहिए। वास्तव में कराधान के सिद्धांत कर के प्रशासनिक भाग से संबंधित है। कराधान के सिद्धांत वो किससे संबंधित है? कर के प्रशासनिक भाग से संबंधित है। सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने 1776 में कराधान के सिद्धांत या कैनन तैयार किए। सबसे पहले एडम स्मिथ ने 1776 में उनकी पुस्तक आई वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें उन्होंने कराधान के 4 सिद्धांत दिए। मुख्य रूप से कराधान के कितने सिद्धांत दिए? एडम स्मिथ ने 4 सिद्धांत, जो कि सर्वप्रथम सिद्धांत दिए उन्होंने। और कराधान के एडम स्मिथ द्वारा दिए गए सिद्धांतों को क्लासिकल सिद्धांत भी माना जाता है। तो देखिए, कराधान की कुल कौन कौन से सिद्धांत है वो देख लेते हैं। लिस्ट है यह पूरी कराधान के सिद्धांत। सबसे पहले एडम स्मिथ ने 4 सिद्धांत दिए। तो एडम स्मिथ ने कौन कौन से सिद्धांत दिए? समानता या समता, निश्चितता का सिद्धांत, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत, और ये इंग्लिश में सेम नाम है वही, कैनन ऑफ इक्वलिटी या इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। और देखिए, स्मिथ के बाद आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कराधान के सिद्धांतों की सूची में और भी कुछ कर जोड़ दिए। तो कुछ सिद्धांत जोड़ दिए। तो देखिए, यहाँ पर कौन कौन से सिद्धांत? एक आ गया उत्पादकता का सिद्धांत, ये किसने दिया? बेस्टेबिल ने दिया। लोच का सिद्धांत, ये भी बेस्टेबिल ने दिया। अब सादगी या सरलता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, और वांछनीयता का सिद्धांत, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत, और समन्वय का सिद्धांत। तो ये कराधान के मुख्य रूप से सिद्धांत है। इन सभी सिद्धांतों को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एडम स्मिथ का पहला जो सिद्धांत है, ये किसका है? एडम स्मिथ। समानता का सिद्धांत, यानी कैनन ऑफ इक्वलिटी या कैनन ऑफ इक्विटी। तो देखिए, समानता के सिद्धांत में कहा गया है कि कराधान का बोझ करदाताओं के बीच समान रूप से या न्याय संगत रूप से वितरित किया जाना चाहिए। हालांकि इस प्रकार की समानता न्याय को छीन लेती है, क्योंकि सभी करदाताओं के पास कर चुकाने की क्षमता समान नहीं होती है। अमीर लोग गरीब लोगों की तुलना में अधिक कर देने में सक्षम है। इस प्रकार न्याय की मांग है कि भुगतान करने की अधिक क्षमता वाले व्यक्तियों को बड़े करों का भुगतान करना होगा। तो देखिए, समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुपात में कर देना चाहिए। यानी समानता का सिद्धांत कहता है कि जिसकी क्षमता अधिक है वो उससे अधिक करों का भुगतान करना चाहिए, और जिसकी क्षमता कम है उनको कम करों का भुगतान करना चाहिए। यानी करों के बोझ में समानता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों पर कर का बोझ समान पड़ना चाहिए। यदि हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार कर चुकाने के लिए कहा जाए तो सभी करदाताओं का बलिदान समान हो जाता है। यानी सभी को अपनी क्षमताओं के अनुसार कर देने के लिए कहा जाए तो सभी का जो बलिदान है वो समान होगा। यह समान त्याग के सिद्धांत का सार है। जो समानता का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? समान त्याग के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए कि त्याग में समानता स्थापित करने के लिए, तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जो त्याग है, त्याग क्या होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति का त्याग समान होना चाहिए। तो देखिए, त्याग में क्या करना है? त्याग में समानता स्थापित करनी है। तो त्याग में समानता स्थापित करने के लिए भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का त्याग समान होना चाहिए, और त्याग में समानता स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत के अनुसार कर लगाना चाहिए।
इसे देखते हुए समानता का सिद्धांत और योग्यता का सिद्धांत एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो यह था हमारा सिद्धांत एडम स्मिथ का पहला, समानता का सिद्धांत यानी इक्वलिटी का सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत क्या है? निश्चितता का सिद्धांत। निश्चितता का सिद्धांत यानी कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी। तो देखिए, यह सिद्धांत क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को जो कर देना होता है वह निश्चित होना चाहिए। कर क्या होना है? कोई भी व्यक्ति जो कर देता है वो क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, न कि मनमाना। एडम स्मिथ के अनुसार भुगतान का समय, देखिए इसमें निश्चितता के सिद्धांत के अनुसार क्या क्या निश्चित होना चाहिए? भुगतान का समय, भुगतान का समय निश्चित होना चाहिए। भुगतान का तरीका, भुगतान का तरीका या विधि निश्चित होनी चाहिए। भुगतान की जाने वाली मात्रा, मात्रा भी निश्चित होनी चाहिए, कितनी मात्रा या कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए। यानी कर दायित्व योगदानकर्ता और सभी के लिए स्पष्ट होना चाहिए। जो कर दायित्व है वो क्या होना चाहिए? सभी के लिए स्पष्ट होना चाहिए। इस प्रकार निश्चितता का सिद्धांत बहुत सी चीजों को शामिल करता है। यह करदाता के साथ साथ कर लगाने वाले प्राधिकारी को भी निश्चित होना चाहिए। यह करदाता के साथ साथ क्या? कर लगाने वाले प्राधिकारी को भी निश्चित होना चाहिए। न केवल करदाताओं को पता होना चाहिए कि कब, कहां व कितना कर चुकाना है। दूसरे शब्दों में दायित्व की निश्चितता पहले से ज्ञात होनी चाहिए कि कितना कर देना चाहिए, ये पहले से निश्चित होना चाहिए। इसी प्रकार राजस्व भी निश्चित होना चाहिए कि सरकार को भी इस चीज के लिए निश्चित होना चाहिए कि सरकार को कितना कर एकत्रित करना है। सरकार में इस चीज की निश्चितता होनी चाहिए। इसीलिए देखिए, जब हमारा बजट आता है तो वो देखिए, जैसे हमारा बजट आता है 2023-24 का बजट आता है, मतलब कि वर्ष 2023-24 में हमें किस स्रोत से कितनी आय प्राप्त करनी है, तो ये पहले ही निश्चित कर लिया जाता है वर्ष के प्रारंभ होने से पहले। अगर इसके संबंध में कोई भी अनिश्चितता होती है तो बहुत सारी परेशानियों को आमंत्रित करती है। तो इसके लिए क्या कहें कि देखिए, क्या क्या निश्चित होना चाहिए? सरकार को कितना राजस्व एकत्रित करना है, किस कर से कितना राजस्व एकत्रित करना है, यह भी निश्चित होना चाहिए। और करदाता को कितना कर देना है, यह भी निश्चित होना चाहिए। कर देने का तरीका निश्चित होना चाहिए कि किस विधि से कर चुकाया जाएगा। कर देने का समय निश्चित होना चाहिए। कर की मात्रा निश्चित होनी चाहिए। ये सब क्या है? निश्चित होने चाहिए। तो ये था एडम स्मिथ का दूसरा सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। अब देखिए तीसरा सिद्धांत क्या है? अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या है एडम स्मिथ का? अर्थव्यवस्था का सिद्धांत यानी कैनन ऑफ इकोनॉमी, या इसको बोलते हैं मित व्ययिता का सिद्धांत। मित व्ययिता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो सरकार है वो क्या करती है? सरकार करों को एकत्रित करती है, टैक्स को एकत्र करती है। करों को एकत्र करती है तो एकत्र करने में वो कर्मचारियों को लगाती है और अलग अलग विधियों का उपयोग करती है। तो इसमें क्या है? सरकार का खर्चा आता है। सरकार का जो खर्चा आता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार सरकार जो कर एकत्रित करती है वो खर्चा क्या होना चाहिए? ये खर्चा न्यूनतम होना चाहिए। यानी इसमें मित व्ययिता होनी चाहिए कि सरकार ने जितना भी राजस्व एकत्रित किया, जैसे सरकार ने लोगों से 100 करोड़, माना कि जैसे इनकम टैक्स एकत्रित किया, तो लोगों की जेब से, जो जनता है उसकी जेब से कितने 100 करोड़ रुपए गए हैं और सरकार के खजाने में कितने पहुंचे? सरकार के खजाने में पहुंचे माना कि 99 करोड़। लोगों की जेब में से कितने रुपए निकले? 100 करोड़। और सरकार की जेब में, सरकार के खजाने में कितने गए? 99 करोड़। बाकी जो 1 करोड़ है वो क्या है? सरकार को कर एकत्र करने में खर्चा आया। ठीक है। अब माना कि देखिए लोगों की जेब से 100 करोड़ गए और इसमें क्या है कि सरकार के खजाने में कितने पहुंच गए? 99 करोड़, 99.5 करोड़। यानी इसमें केवल 50 लाख एकत्र करने में खर्चा है। यानी यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर जो मित व्ययिता है यानी जो फिजूल खर्ची है वो क्या है, कम। यहाँ पर फिजूल खर्ची कम है, यहाँ पर फिजूल खर्ची अधिक है। तो ये सिद्धांत कहता है कि जो फिजूल खर्ची है वो कम होनी चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम। ये सिद्धांत का तात्पर्य है कि कर एकत्र करने की लागत, जो लागत है कर एकत्र करने की, वो यथासंभव न्यूनतम होनी चाहिए। कोई भी कर जिसमें उच्च प्रशासनिक लागत या मूल्यांकन में असामान्य देरी होती है और करों का उच्च संग्रहण शामिल है, ऐसे करों को पूरी तरह बचना चाहिए। तो देखिए ऐसे कर जिसमें क्या लागत, उच्च प्रशासनिक लागत आती है यानी लागत अधिक आती है, उन करों से बचना चाहिए। और जिनमें मूल्यांकन में असामान्य देरी, जिसका मूल्यांकन, ऐसे कर जिनका मूल्यांकन करने में क्या होती है, देरी होती है, उन करों से बचना चाहिए। और ऐसे कर जो उच्च संग्रह करते यानी जनता की जेब से ज्यादा पैसा खींचते, यानी ऐसे कर जिनका जनता का ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है, ऐसे करों से बचना चाहिए। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक कर को लोगों की जेब से जितना संभव हो उतना कम बाहर निकालने और बाहर रखने के लिए किया जाना चाहिए। यानी प्रत्येक कर इस प्रकार से लेना चाहिए कि लोगों की जेब से संभवतः कम से कम पैसा निकले, जो कि राज्य के सार्वजनिक खजाने में लाता है। और लोगों की जेब से कम पैसा निकले और सरकार की जेब में, वो लोगों की जेब से निकला हुआ अधिकतम पैसा सरकार की जेब में पहुंच जाए, यानी बीच में मित व्ययिता कम से कम हो। तो ये था मित व्ययिता का सिद्धांत। अब क्या है, सुविधा का सिद्धांत। ये है एडम स्मिथ का चौथा लास्ट सिद्धांत। तो देखिए सुविधा का सिद्धांत ये क्या कहता है। सुविधा का सिद्धांत यानी कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ कन्वीनियंस यानी करों को इस तरह से लगाना चाहिए कि जो कर भुगतान करने वाला है, कर जो दे चुकाने वाला व्यक्ति है, उसको क्या होनी चाहिए, कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। यानी जो करदाता है, करदाता, उसको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको सुविधा होनी चाहिए, उसको कर चुकाने में सुविधा होनी चाहिए। कर, और दूसरा क्या है कि कर लेने वाला यानी कर एकत्र करने वाला है, उसको भी सुविधा होनी चाहिए, उसको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सुविधा का सिद्धांत क्या कहता है, करों को इस तरह से लगाया और एकत्र किया जाना चाहिए कि यह न केवल करदाता को बल्कि सरकार को भी सबसे बड़ी सुविधा प्रदान करे। यानी ये करदाताओं को भी परेशान नहीं करे और सरकार को भी कोई परेशानी नहीं हो कर एकत्र करने में। तो कर एकत्र करने में सरकार को भी सुविधा होनी चाहिए और करदाताओं को भी सुविधा होनी चाहिए। कर इस प्रकार से लगाने चाहिए। इस प्रकार जहां तक संभव हो यह दर्द रहित, परेशानी मुक्त होना चाहिए। जो कर है वो दर्द रहित और परेशानी मुक्त होना चाहिए। प्रत्येक कर, एडम स्मिथ जोर देता है, समय पर या उस तरीके से लगाया जाना चाहिए कि जिसमें योगदानकर्ता के लिए इसे भुगतान करना सबसे सुविधाजनक हो। कि प्रत्येक मतलब जो कर है उस समय पर और उस तरीके से, जो कर लगाने का समय और तरीका, कर लगाने का समय और तरीका, ये क्या है, करदाता के लिए सुविधाजनक होने चाहिए। जैसे फसल, देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि कृषि आय कर, जो कृषि पर आय कर है वो क्या है, फसल के बाद एकत्र करना चाहिए। जो है कृषि पर आय कर होता है वो फसल पकने के बाद एकत्र करना है। और वेतनभोगी जो लोग हैं उनसे उनको जो वेतन मिलता है उसके बाद कर एकत्र करना चाहिए उनसे, जिससे कि उनको किसी प्रकार की दुविधा ना हो। तो यह था हमारा सुविधा का सिद्धांत। अब देखिए हमने एडम स्मिथ के चारों सिद्धांत देख लिए थे। अब हम पांचवा सिद्धांत देखते हैं, उत्पादकता का सिद्धांत, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। पांचवा सिद्धांत क्या है, उत्पादकता का सिद्धांत, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये किसने दिया, ये अर्थशास्त्री चार्ल्स एफ बास्टेबल ने दिया, चार्ल्स एफ बास्टेबल ने दिया। तो देखिए बास्टेबल के अनुसार जो कर है वो क्या होने चाहिए, उत्पादक होने चाहिए। उत्पादक यानी करों को इस प्रकार से लगाना चाहिए कि उनका किसी भी प्रकार से उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। उत्पादकता पर प्रतिकूल
प्रभाव न पड़े, यानी करों को इस प्रकार से लगाना चाहिए कि उनका उत्पादकता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो देखिए, कर उत्पादक या लागत प्रभावी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कर से राजस्व उपज एक बड़ी राशि होनी चाहिए। और इसके अलावा यह सिद्धांत कहता है कि केवल वही कर लगाए जाने चाहिए जो समुदाय के उत्पादक प्रयासों में बाधा न डाले, यानी करों को इस प्रकार से लगाना चाहिए कि जिससे कि उत्पादकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। कोई कर तभी उत्पादक माना जाता है जब उत्पादकता को प्रोत्साहन देने का काम करता है, यानी कर को इस प्रकार लगाना चाहिए कि वह उत्पादकता को प्रोत्साहित करे जबकि उनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। तो यह था उत्पादकता का सिद्धांत। अब है लोच का सिद्धांत। लोच का सिद्धांत यानी कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी यानी लोच। तो आधुनिक अर्थशास्त्री लोच के सिद्धांत को महत्व देते हैं। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि कर उपज में लचीला या लोचदार होना चाहिए, यानी करों को क्या होना चाहिए, करों को जो टैक्स है, टैक्स क्या होना चाहिए, लोचदार। टैक्स क्या होना चाहिए, लोचदार होना चाहिए। लोचदार होनी चाहिए यानी इलास्टिक होने चाहिए, यानी आवश्यकता पड़ने पर जो टैक्स रेट है उसमें वृद्धि की जा सकती है, यानी जब राजस्व बढ़ाना हो तो टैक्स में वृद्धि की जा सकती है, वृद्धि की जा सके टैक्स रेट में, और जब कम आवश्यकता हो तब टैक्स रेट में कमी की जा सके। इस प्रकार जो कर है वो क्या होने चाहिए, लोचदार होने चाहिए। इसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि स्थिति की आवश्यकता अनुसार करों की दर को बदला जा सके। जब भी सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो उसे कर दरों में वृद्धि के माध्यम से कोई हानिकारक परिणाम उत्पन्न किए बिना यथासंभव अधिक आय निकालने में सक्षम होना चाहिए। आयकर इस सिद्धांत को पूरा करता है। इसका उदाहरण क्या है, आयकर। आयकर की दर को कभी भी बढ़ाया घटाया जा सकता है। सादगी या सरलता का सिद्धांत। सादगी या सरलता का सिद्धांत या सिंप्लिसिटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक कर लोगों के लिए सरल और समझने योग्य होने चाहिए। कर क्या होने चाहिए, सरल और लोगों को आसानी से समझने आने चाहिए। कर क्या होने चाहिए, सरल और समझने योग्य होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो की पॉइंट है वो ये है, कर क्या होने चाहिए, सरल और समझने योग्य होना चाहिए, ताकि करदाता सलाहकारों की सहायता के बिना इसकी गणना करने में सक्षम हो। ताकि देखिए, कर सरल होगी तो जो टैक्स देने वाला है करदाता, वह स्वयं समझ जाता है कि उसको कर की राशि कितनी देनी है और किस लिए देनी है। जबकि अगर जटिल कर प्रणाली होगी तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको किसी और के माध्यम से समझना पड़ेगा कि वो उसको कर कितने देने हैं। एक जटिल और साथ ही जटिल से कर अवांछनीय दुष्प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए। यानी कर प्रणाली अगर जटिल होती है तो उससे वो क्या होगी, अवांछनीय होगी और उसके दुष्प्रभाव उत्पन्न होंगे। इससे करों की चोरी भी उत्पन्न हो सकती है। यदि कर प्रणाली जटिल है तो करदाताओं कर की चोरी के लिए प्रोत्साहित करती है। एक जटिल कर प्रणाली इस मायने में महंगी है कि कोई ईमानदार शिक्षित करदाताओं को भी कर सलाहकारों की सलाह लेनी पड़ेगी। यानी जटिल कर प्रणाली क्या है, अगर जटिल है, कर प्रणाली क्या है अगर जटिल है, तो ऐसी स्थिति में जो ईमानदार लोग हैं, ईमानदार और शिक्षित लोग हैं, उनको भी क्या है, सलाहकारों की आवश्यकता पड़ेगी। कोई शिक्षित है और ईमानदार है, उनको भी सलाहकारों की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या, कर प्रणाली जटिल है, उसमें क्या है, उसमें कमियां है। अतः ऐसी कर प्रणाली को समाज में भ्रष्टाचार पनपने की संभावना होती है। ऐसी प्रणाली में क्या होगी, समाज में भ्रष्टाचार पनप सकता है ऐसी कर प्रणाली से। इसलिए कर प्रणाली क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। अब देखिए, एक अच्छी कर प्रणाली आदर्श कर प्रणाली को निम्नलिखित विशेषताओं को पूरा करना चाहिए। एक अच्छी या आदर्श कर प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं वो देखते हैं। तो कर के बोझ का वितरण इस प्रकार न्याय संगत होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना उचित हिस्सा देना पड़े। एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषता है कि कर का जो बोझ है उसका वितरण इस प्रकार से करे कि प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक व्यक्ति उसका भुगतान करे और एक उचित हिस्से का भुगतान करे, किसी पर ज्यादा बोझ नहीं पड़े। इसे निष्पक्षता मानदंड के रूप में जाना जाता है, जो दो सिद्धांतों पर केंद्रित है। क्षैतिज क्षमता, ये क्या है? क्षैतिज क्षमता बराबर, देखिए क्षैतिज क्षमता, क्षैतिज क्षमता, क्षैतिज क्षमता, इसका क्या मानना है कि जिन लोगों की आय समान होती है, समान आय वाले लोग होते हैं, समान आय वाले लोग समान कर, जिन लोगों की आय समान होती है वो समान आय और समान कर, यानी जिन लोगों की आय समान होती है वो समान करों का भुगतान करने चाहिए। इसको बोलते हैं क्षैतिज क्षमता। बराबर आय वालों को समान कर चुकाना चाहिए। और दूसरा क्या है? ऊर्ध्वाधर क्षमता, ऊर्ध्वाधर इक्विटी, असमान आय लोगों को असमान करों का भुगतान करना चाहिए। देखिए दो क्षमता है, एक तो क्षैतिज, क्षैतिज क्षमता क्या बताती है कि समान आय वाले लोगों को समान कर देने चाहिए, और दूसरी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर क्षमता क्या बताती है कि जो असमान आय वाले लोग हैं उनको असमान करों का भुगतान करना चाहिए। अर्थात जिन लोगों की आय कम है उनको कम कर और जिनकी आय अधिक है उनको अधिक कर चुकाने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अमीर लोगों को अधिक कर देना चाहिए, गरीब लोगों को कम कर देने चाहिए। द्वितीय देखिए, इक्विटी को उत्पादक दक्षता में बाधा नहीं डालनी चाहिए। जो इक्विटी है उसको, जो उत्पादक दक्षता है उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। जैसे कि अक्षमताओं को ठीक करने के लिए बोझ प्रदान किया जाना चाहिए। यह दक्षता मानदंड कहता है कि इसे करदाताओं के लिए कम से कम लागत पर राजस्व बढ़ाना चाहिए, यानी लागत कम होनी चाहिए और राजस्व अधिक होना चाहिए, ताकि कर प्रणाली बिना किसी विकृति के संसाधन आवंटन कर सकते हैं। यानी कर एकत्र करने की लागत कम होनी चाहिए और राजस्व अधिक से अधिक एकत्र होना चाहिए। देखिए दो अन्य मानदंड है, लचीलापन और पारदर्शिता। एक अच्छी कर प्रणाली जब भी पारिस्थितिकियां या बदलती है तो कर दरों में बदलाव की मांग करती है। यानी एक अच्छी कर प्रणाली में क्या होता है कि जब परिस्थितियां बदलती है तो कर दरों में बदलाव की मांग करती है। इसके अलावा एक अच्छा कर इस अर्थ में पारदर्शी होना चाहिए कि करदाताओं को पता होना चाहिए कि वे जो सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए वे कितना कर भुगतान कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम मूल्यवर्धित कर और विशिष्ट कर को देख लेते, जो कि पिछली क्लास में छूट गए थे। पिछली क्लास में हम प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील, प्रतिगामी इन करों को देखा था। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं मूल्यवर्धित कर। तो देखिए मूल्यवर्धित कर ये क्या होता है? एड वैलोरम टैक्स, एड वैलोरम टैक्स यानी मूल्यवर्धित कर। मूल्य यहाँ पर आ रहा है, मूल्य यानी वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। ये जो कर है वस्तु के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है, वस्तु के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है, न कि वस्तु की मात्रा, आकार या वजन। यानी वस्तु की मात्रा, आकार या वजन के आधार पर नहीं लगाया जाता। किसके आधार पर? वस्तु के मूल्य के आधार पर। जैसे कपड़ा है तो कपड़े पर अगर लगाया जाता है तो कपड़े पर यानी कितने रुपए का कपड़ा है, कपड़े के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। तो यानी किसी वस्तु के मूल्य के आधार पर जो कर लगाया जाता है उसको मूल्यवर्धित कर कहते हैं। जैसे जीएसटी, सीमा शुल्क यानी फिनिश्ड गुड्स, जो वस्तु फिनिश हो चुकी है उन पर लगाया जाने वाला कर ये है। जैसे कस्टम्स, सीमा शुल्क, जीएसटी और सीमा शुल्क इसके अंतर्गत आते हैं। अब क्या विशिष्ट कर, यानी ये किसके आधार पर? इकाई, मात्रा और आकार, वजन, इनके आधार पर लगाया जाने वाला कर क्या है? वो है विशिष्ट कर यानी स्पेसिफिक टैक्स। ये वस्तु की मात्रा, मूल्य, वस्तु की मात्रा, इकाई, आकार, इनके आधार पर लगाया जाता है। जैसे दूध पर, अगर दूध पर ये टैक्स लगता है तो दूध पर ये जैसे लीटर के आधार पर लगता, यानी मात्रा के आधार पर, आकार के आधार पर। जैसे कपड़े को मीटर में मापा जाए तो कपड़े पर लगता है, तो कपड़े में मीटर के आधार पर लगता है। तो ये क्या करे कि ये कौन सा करे? विशिष्ट करे। ये प्रकृति में क्या होते हैं? प्रतिगामी। और मध्य उत्पादों पर उत्पाद शुल्क ये वो भी क्या है? प्रतिगामी होता है। अब देखिए यहाँ पर हम टोबिन टैक्स को देख लेते हैं। टोबिन टैक्स टोबिन ने 1978 में दिया और ये किस पर लगता है? विदेशी मुद्रा बाजार में समस्त लेन देन पर लगने वाला कर। ये क्या है? विदेशी मुद्रा बाजार में समस्त लेन देनों पर, विदेशी मुद्रा बाजार में
समस्त लेन देन पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? टोबिन कर कहलाता है। प्रोफेसर टोबिन का मत था कि विदेशी मुद्राओं से होने वाले अधिकांश लेन देन अपहरण यानी आर्बिट्रेज से संबंधित है। आर्बिट्रेज, तो आर्बिट्रेज क्या है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पूरा। तो आर्बिट्रेज पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? टोबिन टैक्स कहते हैं। तो ये था टोबिन टैक्स, जो कि विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देन पर लगने वाले कर को कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।